फोकस हरियाणा की खास पेशकश गुरु मंत्र में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनल त्रिवेदी और आज हम बात करेंगे कॉम्पिटिशन्स के लिए अर्ली स्टार्ट करने के बारे में, यानी कि स्टूडेंट्स 6-7 से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी क्यों शुरू करें। इस बारे में चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। सबसे पहले हमारे साथ हैं पीयूष मेहता, जो कि एक करियर मेंटर और चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं। इसके अलावा हमारे साथ जुड़े हैं एस्पायरिंग करियर से प्रवीण खंडेलवाल, जो एचओडी केमिस्ट्री डिपार्टमेंट है और आईआईटी पीएमटी फैकल्टी हैं। आप दोनों का स्वागत है पीयूष जी, प्रवीण जी। इसके अलावा हम आपको बता दें कि हमारी टेलीफोन लाइंस आपके लिए खुली हुई हैं और दर्शक हमें कॉल करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। पीयूष जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि ये प्री फाउंडेशन प्रोग्राम्स आखिर हैं क्या? देखिए सोनल, ये प्री फाउंडेशन प्रोग्राम्स जो हैं या प्री नर्चर प्रोग्राम जिन्हें हम बोलते हैं, ये बेसिकली ऐसे प्रोग्राम है जो 6th क्लास ऑनवर्ड्स ही बच्चे का बेस बनाना, फाउंडेशन बनाना शुरू कर देते हैं, जिससे कि वो एक स्मार्ट किड प्रिपेयर हो सके उसके एकेडमिक्स के अलावा उसको बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे कि ओलंपियाड्स हैं, एनटीएससी है, केवीपीवाई है और अदर एग्जाम्स हैं, आईजेएसओ, इन सब के लिए वो प्रिपेयर कर सके और एक उसका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एक एप्टीट्यूड डेवलप हो सके। इसके लिए प्री फाउंडेशन प्रोग्राम्स जनरली रखे जाते हैं। जैसा कि पीयूष जी ने बताया कि ये कोर्सेज 6 से 10th क्लास तक के बच्चों के लिए होते हैं, लेकिन प्रवीण जी आपसे जानना चाहेंगे कि इतनी छोटी क्लासेस से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी आखिर क्यों शुरू की जाए? जी सोनल, बताना चाहूँगा कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उनके अंदर ज़्यादातर जो कंपटीशन है या उनके कॉन्सेप्ट एप्लीकेशंस के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है। अगर बच्चा छोटी क्लासेस से नहीं प्रिपरेशन करेगा तो आगे कॉम्पिटिशन्स के लिए अच्छे से परफॉर्म करना उसके लिए एक मुश्किल टास्क होगा। जी बिल्कुल। पीयूष जी, अगर आप इस में कुछ ऐड ऑन करना चाहें इन प्रोग्राम्स की रेलेवेंस के बारे में। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस बात से बिल्कुल एग्री हूँ। मैं प्रवीण खंडेलवाल जी से बिल्कुल एग्री हूँ कि अगर ये प्री फाउंडेशन प्रोग्राम्स नहीं होंगे तो बच्चा जब डायरेक्टली एक बार प्रेशर फील करेगा, एकदम से वो 11th में आएगा 10th के बाद, तो वो प्रेशर फील करने के कारण, एकदम से इतना प्रेशर होने के कारण वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में जहाँ इतने लोग इकट्ठे एक टेस्ट के लिए या कई टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वो अपने आप को बड़ा कंफर्टेबल फील नहीं करता है और वो पिछड़ा महसूस करेगा। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए और उसको हैबिचुअल बनाने के लिए ये प्री फाउंडेशन प्रोग्राम्स बहुत ही ज़रूरी हैं। जी प्रवीण जी, आपसे समझना चाहेंगे कि वो कौन कौन से एग्जाम्स हैं जिनके लिए इन प्रोग्राम्स में तैयारी कराई जाती है? जी सोनल, बताना चाहूँगा कि हमारे ये जो पीसीसीपी प्रोग्राम्स होते हैं उनके अंदर हम बेसिकली एनटीएससी, आईजेएसओ, एनएसओ, आरएमओ, एनएसटीएससी, आईक्यू जोन, सिल्वर जोन जैसे ओलंपियाड्स के लिए प्रिपरेशन करवाते हैं। जी पीयूष जी, पीसीसीपी प्रोग्राम हो या किसी भी तरह का प्री फाउंडेशन अगर प्रोग्राम है तो उसमें पेरेंट्स का एक अहम रोल रहता होगा, क्योंकि 6th या 7th क्लास के बच्चे को अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रोत्साहित करना है तो वो डिसीजन शायद पेरेंट्स ही लेते हैं। बिल्कुल ठीक बात है सोनल, इसमें पेरेंट्स का बहुत अहम रोल होता है और बल्कि पेरेंट्स के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो इस कंसेप्ट को समझें कि ये एक्चुअल में कंसेप्ट है क्या। इस कंसेप्ट को समझें और इसकी आगे फर्दर बच्चे को अपने मोटिवेट करें, क्योंकि एक 6th क्लास का बच्चा ये डिसीजन लेने के लिए या 7th क्लास का बच्चा ये डिसीजन लेने के लिए अभी रेडी नहीं होता है कि उसे ये कोर्स करना है या नहीं। तो ये इस स्टेज पे पेरेंट्स से एक बहुत रिस्पॉन्सिबल स्टेप लें और अपने बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट में, उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में, उसके एप्टीट्यूड डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ा सपोर्ट लें एक अच्छा डिसीजन लेके। तो अगेन पेरेंट्स का बहुत अहम रोल रहेगा। तो उनके लिए ही हमने बेसिकली इस सेशन में डिस्कस करने के लिए एक पेरेंट्स का बहुत उनको समझाने के लिए कि ये प्रोग्राम है क्या, इसीलिए हमने इस सेशन में आने का सोचा। जी बिल्कुल। प्रवीण जी, लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर बच्चे इतनी छोटी क्लासेस से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी शुरू कर देंगे तो उनकी एकेडमिक्स के ऊपर कुछ असर पड़ेगा? नहीं सोनल, ऐसा नहीं होता है। जब बच्चा पीसीसीपी के लिए प्रिपेयर करता है तो बेसिकली उसको कुछ अलग से नहीं पढ़ना होता है। जो वो अपनी क्लासेस का सिलेबस होता है उसको बस वो कॉम्पिटिशन्स की एप्लीकेशंस या मैं अगर जनरल बोलूँ तो एमसीक्यू बेसिस पे प्रिपेयर करता है। तो ऐसा कोई अलग से कोई लोड बच्चे पे आता नहीं है, जबकि लोड कम होता है क्योंकि 11th-12th में जो आईआईटी पीएमटी के एग्ज़ाम्स होते हैं उन एग्ज़ाम्स के लिए बच्चा पहले से ही अपने को इतना प्रिपेयर कर लेता है कि 11th-12th का एग्ज़ाम 11th-12th के बाद जो आईआईटी पीएमटी का एग्ज़ाम होता है उसके लिए एक नॉर्मल रेगुलर एग्ज़ाम होता है। जी
पीयूष जी, क्या ये कोर्सेज होते हैं उसके अंदर मतलब जो स्कूल का करिकुलम है वो भी पढ़ाया जाता है? जैसा बिल्कुल कि बिल्कुल बिल्कुल। इस चीज़ को जब शुरू किया जाता है इस प्रोग्राम को, तो सबसे पहले उनको उनके स्कूल का प्रोग्राम कंप्लीट करवाया जाता है, उनके स्कूल का करिकुलम कंप्लीट करवाया जाता है। और जब वन टाइम उनका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, तभी उनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे एक हायर एज पे उनको लाया जाता है, जहाँ पे वो अपने आप को मोर कॉन्फिडेंट फील करें और एक डिफिकल्ट क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। और जैसे ही ये फेज खत्म होता है, फिर उनकी एक बार दोबारा से सिलेबस की रिवीजन करवाई जाती है। तो जी। जो इसमें सोचने की बात है या इसमें नोट करने की बात है वो ये है कि एक बार स्टूडेंट उस प्रोग्राम को ऑलरेडी हमारे इंस्टीट्यूशन पे करता है, फिर उसको स्कूल में रिवीजन करता है, फिर उसको हायर एज पे टच करता है, और फिर फाइनली एक बार हमारे साथ दोबारा रिवीजन करता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सोनल उसकी 4 टाइम रिवीजन हो गई है। जी बिल्कुल। तो जिसकी 4 टाइम रिवीजन हो गई है, वो उन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए या वो उन स्कूल एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाता है। जी प्रवीण जी, जब अगर कोई स्टूडेंट इस प्रोग्राम में एंटर करना चाहता है तो क्या उसको एडमिशन लेने के लिए कोई क्राइटेरिया है जो क्लियर करना होता है, कोई टेस्ट या कुछ ऐसा? नहीं नहीं मैम, इस तरीके का कोई टेस्ट बच्चे को क्लियर करना नहीं होता है। बेसिकली आजकल बड़े शहरों में 6 ऑनवर्ड्स बच्चे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने अपने लेवल पे कुछ एडमिशन टेस्ट रखे हों, लेकिन एज सच इस तरीके का कोई टेस्ट नहीं होता है कि इस प्रोग्राम में या इस तरीके की प्रिपरेशन करने के लिए बच्चे का लेवल चेक करने के लिए कि अपने को कुछ एग्ज़ाम देना पड़ता है। जी पीयूष जी, आपसे जानना चाहेंगे कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो अब प्री फाउंडेशन कोर्सेज ऑफर करने लगे हैं, तो इन इंस्टीट्यूट्स का कितना अहम रोल रहता है और किस तरह से एक इंस्टीट्यूट को हम जज कर सकते हैं कि ये इंस्टीट्यूट अच्छे से प्रिपरेशन करा पाएगा बच्चों की? देखिए, इंस्टीट्यूट का बहुत अहम रोल है, क्योंकि हर इंस्टीट्यूट का अलग करिकुलम है, हर इंस्टीट्यूट की मेथोडोलॉजी अलग है, कोर्स स्ट्रक्चर्स अलग हैं। तो बड़ा ही एक पेरेंट्स को ये डिसीजन लेते हुए कि कौन सा इंस्टीट्यूशन सेलेक्ट करना है, उसकी ब्रांड इमेज, कहाँ से उसका कोर्स डेवलप हो रहा है, कहीं वो एक लोकल इंस्टीट्यूशन तो नहीं है जो अपना कोर्स खुद ही डेवलप कर रहा है, या उसकी कोई रिसर्च R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम है या नहीं है। इन चीज़ों का बड़ा अहम ध्यान रखना पड़ता है। इससे हटके पेरेंट्स को ये भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि उसका मैनेजमेंट कैसा है, क्या वो एक टीम वर्क है या इंडिविजुअल पर्सन उसमें वर्क कर रहा है, क्या उनकी फैकल्टीज अप टू मार्क हैं या नहीं है, क्या वो एक्सपीरियंस्ड हैं या नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमें देखने पड़ते हैं एक इंस्टीट्यूशन के सिलेक्शन करने से पहले। जी मत पीयूष जी, फैकल्टी का काफ़ी अहम रोल रहता होगा, क्योंकि फैकल्टी ही है जो कि स्टूडेंट्स को गाइड करेंगे आगे के लिए, है ना? तो किसी भी इंस्टीट्यूट को सिलेक्ट करते हुए मेरे ख्याल से फैकल्टी को ध्यान में रखना काफ़ी ज़रूरी है। प्रवीण जी, आपसे जानना चाहेंगे कि PCCP या प्री फाउंडेशन कोर्सेज का जो कोर्स स्ट्रक्चर है वो क्या होता है? जी सोनल, बताना चाहूँगा कि जो PCCP प्रोग्राम है उसके अंदर हम जो 10 तक के बच्चे होते हैं उनको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, SST, इंग्लिश और मेंटल एबिलिटी जो है बच्चों को टीच करते हैं, क्योंकि NTSC के एग्ज़ाम में मेंटल एबिलिटी का बहुत अहम रोल होता है, इंग्लिश का काफ़ी रोल होता है। तो इस तरीके से 10th क्लास तक के बच्चों को जितने भी सब्जेक्ट होते हैं वो सारे PCCP प्रोग्राम में पढ़ाए जाते हैं। जी इसी बीच एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अपना नाम बताइए और पूछिए अपना सवाल। जी, मेरा नाम समरीन है, समरीन बोल रही हूँ, और मैं प्रवीण जी से जानना चाहती हूँ कि मेरा एक 10 साल का बेटा है, तो अगर मैं उसको जो करना चाहूँ तो उसके लिए ये मतलब कौन से प्रोग्राम्स हैं जो सही रहेंगे, या फिर उसके उन प्रोग्राम्स की तैयारी कैसे कराई जाती है? मैं जानना चाहूँगा मैम, आपका बेटा कौन सी क्लास में पढ़ रहा है अभी? वो अभी 4th में है। 4th क्लास में है। जी मैम, ज़रूर बताऊँगा। जिस किसी भी स्कूल में आपका बेटा अभी पढ़ाई कर रहा है उससे रिलेटेड जो NSO के एग्ज़ाम हैं, सिल्वर जोन है, IQ जोन है, बहुत सारे ऐसे प्राइवेट ओलंपियाड्स होते हैं जिनकी प्रिपरेशन आप करवा सकते हैं, और आपका बच्चा बड़े लेवल पे कहाँ परफॉर्म कर रहा है आप इस चीज़ को जज कर सकते हैं। समरीन जी, हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। जैसे कि हमने देखा कि हमारे कॉलर एक पेरेंट्स ही थे, और जाहिर सी बात है कि इस स्कूल किड्स के लिए जो है पेरेंट्स का ही अहम रोल रहता है। तो टाइम मैनेजमेंट को लेकर भी पेरेंट्स को ही ध्यान देना है कि किस तरह से वो अपने बच्चों का टाइम मैनेजमेंट करवाएं कि वो स्कूल के साथ साथ इन कोर्सेज को भी मैनेज कर सके। पीयूष जी? बिल्कुल, टाइम का एक बहुत अहम रोल है, और मैं इस बात से एग्री करूंगा, क्योंकि मैक्सिमम पेरेंट्स का ये सोचना है कि बच्चा स्कूल जाएगा, स्कूल के बाद वो कोचिंग्स पे जाएगा, PCCP प्रोग्राम्स या प्री नर्चर प्रोग्राम्स या प्री फाउंडेशन प्रोग्राम्स में जाएगा, फिर उसके बाद वो दोबारा से घर आके अपना होमवर्क करेगा। तो इस चीज़ से बहुत एक स्ट्रेस पड़ेगा स्टूडेंट पे, ये जनरली पेरेंट्स का मानना होता है। लेकिन इस चीज़ को, इस कंसेप्ट को डेवलप ही
स्ट्रेस हटाने के लिए किया गया है, जी ये चीज़ मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि ये कंसेप्ट एक्चुअली है क्या और कैसे इसको स्ट्रेस को रिमूव करने के लिए किया गया है। जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि आपकी रिवीजन 4 टाइम्स हो जाती है, तो जब फर्स्ट रिवीजन आपकी हो रही है या फर्स्ट टाइम आप उस करिकुलम को पढ़ रहे हैं, अपने सिलेबस को पढ़ रहे हैं, और वही चीज़ जाके जब आप स्कूल में कर रहे हैं, तो अगेन स्टूडेंट का कॉन्फिडेंट बड़ा बढ़ता है, क्योंकि अगर आपको चीज़ वो ऑलरेडी आती है तो आप ज़्यादा इंटरेक्ट करेंगे, स्टूडेंट ज़्यादा इंटरेक्ट करता है अपनी टीचर्स से, अपने स्टूडेंट बाकी अपने जो कलीग्स हैं उनसे इंटरेक्ट करता है इसके बारे में, सिलेबस के बारे में। और जहाँ इंटरेस्ट होता है वहीं इंटरेस्ट होने के बाद जैसे ही उसको अपनी आंसर्स उन क्वेश्चंस मिलते हैं या होमवर्क मिलते हैं, एक बड़े इजी वे में वो उसी टाइम चॉक आउट कर सकता है कि कौन कौन से क्वेश्चंस उसको आते हैं, किस किस के लिए उनको और अभी वर्क करने की ज़रूरत है। तो जैसे ही जहां वो देख रहा है कि करिकुलम करते करते एक बार रिवीजन या 2 बार रिवीजन करने के बाद जहां जिस होमवर्क के लिए उनको 3 आवर्स का टाइम चाहिए था, वही वो होमवर्क 1.5 आवर में कर पाएंगे। और ये एक आपके लिए इतनी बार रिवीजन होने के बाद ये ऐसा रिलैक्स प्रोग्राम आपको फील होगा। हो सकता है स्टार्टिंग के 1 मंथ में बच्चा जरूर प्रेशराइज फील करे, बट जैसे ही वो इस करिकुलम में डेवलप जो आप सिलेबस को पढ़ेगा जी तो उसके बाद वो बड़ा कंफर्टेबल फील करेगा अपने स्कूल में भी और घर पे भी, और बड़ा कॉन्फिडेंस उसका इस चीज से डेवलप होगा। जी प्रवीण जी, जैसा कि इन कोर्सेज में कई सारे ओलंपियाड्स की तैयारी भी कराई जाती है, तो ओलंपियाड्स की तैयारी करने से स्टूडेंट्स को क्या बेनिफिट मिलता है? जी सोनल, बताना चाहूँगा जितने भी 10th स्टैंडर्ड तक ओलंपियाड्स होते हैं, सबसे पहला जो बेनिफिट है वो तो ये है कि बच्चे का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से क्लियर होता है, स्कॉलरशिप मिलती है, एक बड़े लेवल पे बच्चा अपने आप को जज कर पाता है। इसके लिए एक एग्जांपल लेके अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि जैसे मान लीजिए कि IIT JEE के अंदर मेरा पिछले 9 साल के एक्सपीरियंस में मैंने देखा है 14-14.5 लाख के आसपास बच्चा एग्ज़ाम देता है। अगर बच्चा 10th में NTSC का एग्ज़ाम देता है तो वही सेम कॉम्पिटिटर्स, वही सेम उसके क्लासमेट्स जो होते हैं NTSC के एग्ज़ाम देते हैं, तो एक मैक्रो बेंचमार्किंग होती है, बड़े लेवल पे बच्चा अपने आप को जज कर लेता है। तो जब IIT के अंदर वो एग्ज़ाम देता है तो ऑलमोस्ट उसका टाइम मैनेजमेंट है, नेगेटिव कंट्रोल है, जितनी भी चीज़ें हैं वो अपने आप में वो मैनेज हो जाती है। तो फिर से मैं बताना चाहूँगा कि स्कॉलरशिप मिलती है, मैक्रो बेंचमार्किंग होती है, इसके अलावा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होती है, कॉन्फिडेंस बच्चे का काफ़ी अच्छा हो जाता है, MCQ के लिए प्रैक्टिस होती है, नेगेटिव कंट्रोल होता है और टाइम मैनेजमेंट होता है। जी ये बिल्कुल। इसी बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, HK भारती जी हमारे साथ जुड़े हैं, अपना सवाल पूछिए। मेरा लड़का एक 14 साल का है, 9th क्लास में गया, लेकिन पढ़ने में थोड़ा बहुत तो ऐसा करता है, पढ़ता नहीं है ढंग से। जी तो आप जानना चाहते हैं कि वो इस तरह के किसी कोर्स में एडमिशन ले तो उसे क्या फायदा होगा? हाँ हाँ जी पीयूष जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ज़्यादा स्टडीज़ की तरफ इंक्लिनेशन नहीं है, तो ऐसे में अगर वो किसी प्रोग्राम में एंटर करता है तो क्या उसे फ़ायदा मिलेगा? देखिए भारती जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक बच्चा अपना अगर इंटरेस्ट लूज कर रहा है पढ़ाई में, तो उसके पीछे ज़रूर कोई ना कोई कारण है, या वो साइकोलॉजिकली कोई ना कोई उसका इंटरेस्ट मैच नहीं कर रहा है, या तो स्टडीज से। अब इसके बहुत वेरियस रीजंस हो सकते हैं। पहला रीज़न ये भी हो सकता है कि उसे एक अच्छी गाइडेंस या अच्छी कोचिंग नहीं मिल पा रही है, जिससे उसको स्टडीज़ बड़ी टफ लग रही हैं, या उसका दूसरा रीज़न ये भी होता है कि उसकी पर्सनल लाइफ में कोई डिस्ट्रैक्शंस हैं, या तीसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि जो उसके सीनियर्स हैं या उनके बड़े ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं वो भी उनसे ज़्यादा अट्रैक्टेड है, और वो अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो बच्चा भी नहीं आगे पढ़ रहा है। तो देयर आर वेरियस रीज़न। सबसे पहले हमें उस बच्चे का रीज़न जानना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट इज़ रीज़न, क्यों नहीं पढ़ रहा है बच्चा। अगर वो नहीं पढ़ रहा है तो इसके आप उस पर एक्शन लीजिए, एक काउंसलर से उसकी काउंसलिंग करवाइए, और काउंसलिंग करने के बाद ये एनालाइज करिए कि इन 3, 4, 5 रीजंस में से कौन सा रीज़न है। देखिए, अगर बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है तो अगेन उसका भी एक मेजर रीज़न यही है कि इंटरेस्ट ना होने का मतलब है कि वो करिकुलम से सेटिस्फाइड नहीं है, या वो कर नहीं पा रहा है, उसकी गाइडेंस नहीं हो पा रही है, होमवर्क मिल रहा है, होमवर्क नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा है। तो ऐसे प्रोग्राम्स जरूर उनको समझने में हेल्प करते हैं, और इसके अलावा इन प्रोग्राम्स में बहुत सारी एक्स्ट्रा फैकल्टीज भी रहती हैं जो हर तरह से बच्चे को हेल्प करने के लिए रेडी होती हैं, किसी भी टाइम उनके क्वेश्चंस के आंसर्स देने के लिए रेडी होती हैं। तो अगर वो अदर रीजंस की बजाय सिर्फ इसलिए नहीं इसमें इंटरेस्ट ले रहा है स्टडीज में कि उसको गाइडेंस नहीं मिल रही है, तो इस प्रोग्राम को आपके लिए एनरोल करना बहुत जरूरी है। अदर रीजंस हैं तो उस पर आप प्लीज एक साइकोलॉजिस्ट से आप डिस्कस करें,
और उसकी काउंसलिंग करवाएं प्रॉपर। प्रवीण जी, अगर हम स्टूडेंट इंटरेस्ट की बात करें तो मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको लेकर ज्यादातर स्टूडेंट्स के मन में डर रहता है, उनको टफ लगता है और शायद वो इसीलिए इंटरेस्ट लूज कर जाते हैं। तो मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन को लेकर थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल सोनल, मैं बताना चाहूँगा कि मैथमेटिक्स से ज़्यादातर बच्चों को फोबिया होता है, लेकिन जो मैंने देखा है या ज़्यादातर बच्चे जो कंप्लेन करते हैं वो यही है कि बच्चों को कंसेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं होने की वजह से बच्चों को ऐसा लगता है। जैसे कि मैं बात करूं तो मैथ्स में, फिजिक्स में और केमिस्ट्री में ऑलमोस्ट कैलकुलेशन बेस्ड काम होता है। तो जब जिन बच्चों का फिजिक्स अच्छा होता है, केमिस्ट्री अच्छा होता है, उनका मैथमेटिक्स भी अच्छा होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं होने की वजह से फोबिया देखा गया है ज़्यादातर बच्चों को। जी, पीयूष जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर एक बच्चा एक नॉर्मल ट्यूशन लेता है एक दो सब्जेक्ट्स की, या फिर वो इस प्रोग्राम में एंटर करता है, तो दोनों के बीच में क्या डिफरेंस रहता है? अगर वो एक दो सब्जेक्ट पढ़ ले जो उसे डिफिकल्ट लगते हैं ट्यूशन में, तो उसके मुकाबले इस तरह का प्रोग्राम कितना ज़्यादा बेनिफिशियल है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। जब हम प्राइवेट ट्यूशन्स की बात करते हैं या होम ट्यूशन्स की बात करते हैं, तो सोनाली सबसे ज़्यादा फ्लो होम ट्यूशन्स में ये देखा जाता है कि वो जो आपको वर्क करवाते हैं वो उनका एक सिर्फ टारगेट ये रहता है, मोटिव ये रहता है, जो आपको होमवर्क मिला है वो करवाते हैं और आपको वापस घर भेज देते हैं, जिससे बच्चे की कहीं ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं हो रही है, कहीं उसको बेनिफिट्स नहीं मिल रहे हैं, कहीं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर नहीं हो रहा है। एक होमवर्क करना इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में इस टाइम में बच्चे का मोटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि होमवर्क करने के अलावा उसको कॉम्पिटिटिव एज भी चाहिए ताकि उसकी ओवरऑल ग्रोथ हो, उसका IQ डेवलप हो, उसका एक एप्टीट्यूड डेवलप हो। तो इन सब चीज़ों के लिए एक होम ट्यूशन और इन कोर्स एंड करिकुलम्स में बहुत डिफरेंस है। अगर हम प्राइवेट ट्यूशन जाते हैं तो अगेन वी आर नेवर श्योर कि कौन हमें पढ़ा रहा है। प्रोबेबली एक MSc फिजिक्स का लेक्चरर या ट्यूटर आपको केमिस्ट्री भी पढ़ा रहा है एंड मैथ्स भी पढ़ा रहा है, विच इज़ नॉट अगेन हिज स्किल्स, या केमिस्ट्री के अलावा बायो पढ़ा रहा है, फिजिक्स पढ़ा रहा है। तो अगेन आपको एक स्किल्ड टीचर नहीं मिल रहा है। उनका जो वर्क रहेगा या टास्क रहेगा होम ट्यूटर्स का, वो आपको बेसिकली आपका होमवर्क कंप्लीट करवाना रहेगा, एक कॉम्पिटिटिव एज देना नहीं। ये प्रोग्राम इसलिए डिफरेंट है क्योंकि इसमें आपको कॉम्पिटिटिव एज दिया जाता है, ओवरऑल डेवलपमेंट है, आपकी वर्कशॉप है एंड देयर इज लॉट्स ऑफ एक्सपोजर एज वेल। बिल्कुल। इसी बीच एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दीपक कुमार जी हमारे साथ हैं। अपना सवाल पूछिए दीपक जी। हाँ जी, हेलो। हाँ जी दीपक जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ नमस्कार जी, मैं दीपक बोल रहा हूँ। मेरा लड़का 10वीं क्लास में है। हाँ जी। तो अब आगे उसको क्या तैयारी करवाएं? जी, प्रवीण जी आप जवाब देना। जी दीपक जी, मैं बताना चाहूँगा आपका बच्चा अभी 10th क्लास में है, तो उसके पास दो बहुत अच्छे गवर्नमेंट ओलंपियाड हैं जिनकी प्रिपरेशन वो कर सकता है। NTSC का एग्ज़ाम दे सकता है, जिसके लिए उसके सब्जेक्ट रहेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, SST और इंग्लिश, मेंटल एबिलिटी। इसके अलावा IGSO का एग्ज़ाम दे सकता है। IGSO के एग्ज़ाम के अंदर टोटल 80 क्वेश्चन आते हैं 10th क्लास के लिए, और 20 क्वेश्चन फिजिक्स के होते हैं, 20 केमिस्ट्री के होते हैं, 20 बायो के होते हैं, 20 मैथ्स के होते हैं। NTSC की स्टेज 1 में किसी भी तरीके की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, लेकिन IGSO के लिए नेगेटिव मार्किंग होती है। जी, दीपक जी हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पीयूष जी, से पहले हम होमवर्क कराने के बारे में बात कर रहे थे कि अगर हम प्राइवेट ट्यूशन में जाते तो उसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ होमवर्क कराना रहता है, जो कि बिल्कुल सही बात है कि आपका इस आज के कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में किसी भी बच्चे का ऑब्जेक्टिव स्कूल से आके होमवर्क खत्म करना नहीं रहना चाहिए, रादर देन उसे एक ओवरऑल प्रिपरेशन करनी चाहिए। और जैसा कि प्रवीण जी ने बताया कि NTSC और इस तरह के काफ़ी सारे ओलंपियाड्स होते हैं, तो पीयूष जी जानना चाहेंगे कि इससे फ्यूचर करियर प्रोस्पेक्ट्स में कितनी मदद मिलती है अगर किसी बच्चे ने NTSC क्लियर कर रखा है या कोई भी और ओलंपियाड कर रखा है? क्लियर। देखिए सोनल, जैसे अभी परवीन खंडेलवाल जी ने ये बताया कि आपके जो कंटेंट हैं वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, इंग्लिश एंड मेंटल एबिलिटी हर चीज़ को कवर कर रहे हैं, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा ये जो 5 सब्जेक्ट या 6 सब्जेक्ट का डिस्क्रिप्शन हमें दिया गया है परवीन खंडेलवाल जी द्वारा, इन 5-6 सब्जेक्ट से आगे +1 और +2 के हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम को जो आप देखेंगे +2 के बाद अगर आप क्लैट अपीयर कर रहे हैं, या +2 के बाद अगर आप एक टेक्निकल एज छोड़ के BBA की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या आप होटल मैनेजमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के ये बेस रहते हैं। अगर आप टेक्निकल एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं जैसे कि PMT,
डॉक्टर बनने के लिए, या इंजीनियरिंग की जेई की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स जेई के लिए और फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो आपका पीएमटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये 10th के जो कोर्सेज हैं या 9th के कोर्सेज हैं, अभी हम डिस्कस कर रहे थे, ये प्री फाउंडेशन कोर्सेज आपको बेसिकली हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं। अगर आप सिलेबस मैच करेंगे तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि 9th एंड 10th का सिलेबस ही आगे एडवांस होके 11th एंड 12th में आता है, उसकी एडवांस इंप्लीमेंटेशन आती है सोनल। तो वो एडवांस इंप्लीमेंटेशन अगर आपको 9th 10th में ही करवा दी जाए तो शायद इससे अच्छा स्टूडेंट के लिए और कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब वो 11th 12th में जा रहा है तो वो बहुत कॉन्फिडेंट फील करता है खुद को और ऑलरेडी काफी हद तक सिलेबस कंप्लीट कर चुका होता है अपने 11th 12th का, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का भी। जी बिल्कुल, ये बहुत ही फायदेमंद रहता है स्टूडेंट्स के लिए। प्रवीण जी, आप केमिस्ट्री में स्पेशलाइज करते हैं, तो जब केमिस्ट्री एज अ न्यू सब्जेक्ट, जब साइंस की तीनों डिविजन्स इंट्रोड्यूस हो जाती हैं, तो बच्चों को केमिस्ट्री शुरू में थोड़ा टफ लगता है कि फॉर्मूलाज हैं, सब कुछ है, उनको कैसे लर्न करेंगे, तो केमिस्ट्री को लेके स्टूडेंट्स कैसे उससे कोप अप कर सकते हैं अपने फियर से? बिल्कुल सोनल, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। छोटी क्लासेस में बच्चों को केमिस्ट्री का नाम लेना मतलब बड़े अजीब सा लगता है उनको। 10 तक बच्चा एज ए साइंस ही पढ़ता है सब्जेक्ट को, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों होते हैं। लेकिन अगर 7th क्लास से मेरा ऐसा मानना है कि बच्चे के बेसिक्स पे काम किया जाए तो 10 तक वो अपनी केमिस्ट्री को बहुत अच्छा और स्ट्रॉन्ग कर सकता है। जहाँ तक बात है बेसिक कॉन्सेप्ट्स की, अगर 7th 8th की लेवल पे देखें तो बच्चा बेसिक्स ही क्लियर करता है। लेकिन 9th और 10th में मैं पीयूष जी की बात से एग्री करता हूँ कि केमिस्ट्री के अंदर भी वो सारे टॉपिक कवर होते हैं जो 11th और 12th में काफ़ी बड़े लेवल पे डिस्कस करने होते हैं। जी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बिन्नी जी हमारे साथ हैं। बिन्नी जी, अपना सवाल पूछिए। हेलो मैम, मैं विनय कुमार बोल रहा हूँ। जी विनय जी, आप अपना सवाल पूछिए। जी मैम, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मेरा बच्चा एचएम करना चाहता है, उसके लिए क्या प्रिपरेशन करानी होगी? जी पीयूष जी, विनय जी के सवाल का जवाब देना चाहिए। विनय जी, देखिए, अगर आप होटल मैनेजमेंट के लिए प्रिपेयर करवाना चाहते हैं अपने बच्चे को, तो बेसिकली उसको स्टार्टिंग से ही आप उसकी मेंटल एबिलिटी, उसका एक जनरल एप्टीट्यूड और उसकी वर्बल स्किल्स पे आप वर्क करें, क्योंकि रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, जनरल एप्टीट्यूड और वर्बल, ये 4 चीज़ें आपके हर इंस्टीट्यूशन की एक कोर, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होटल मैनेजमेंट के लिए इंस्टीट्यूशंस कंडक्ट कर रहे हैं उनकी बेसिकली सिलेबस का आपका यही कोर सिलेबस रहता है। तो अगर बचपन से ही आप उनके इन 3-4 फैक्टर्स पे आप वर्क करते हैं, रादर 7th ऑनवर्ड्स 8th ऑनवर्ड्स, तो आपको हमेशा ये फील करेंगे कि ही इज कैपेबल ऑफ अटेम्प्टिंग ऑल दीज क्वेश्चंस एंड कैपेबल ऑफ अपीयरिंग इन एनी ऑफ द होटल मैनेजमेंट एग्जाम। जी बिल्कुल, तो आज का हमारा टॉपिक था कि कैसे हम बच्चों को शुरुआत से तैयारी करा सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, ताकि उन्हें आगे चलकर कोई भी परेशानी ना हो और वो मेंटली प्रिपेयर फील करें अपने आप को किसी भी चैलेंज के लिए। हमारे पास वक्त की कमी है, इसलिए अपने दोनों गेस्ट का शुक्रिया करना चाहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े प्रवीण जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पीयूष जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और आज के लिए गुरु मंत्र में इतना ही। आप देखते रहिए फोकस हरियाणा। नमस्कार। बटन दबाओ, बल्ला